नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों महाराष्ट्र में फिर टले निकाय चुनाव, वक्फ बिल को लेकर क्या है उद्धव का स्टैंड, एकनाथ शिंदे के प्लान से क्यों बौखलाए उद्धव, क्यों धनंजय मुंडे से अजीत पवार ने झाड़ा पल्ला और क्या है कांग्रेस का नया नारा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। फिर टले महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में दी अगली तारीख, अब 25 फरवरी को होगा फैसला। वक्फ संशोधन बिल पर उद्धव की पार्टी ने साफ किया अपना रुख, बोले बिल में संविधान का नहीं किया गया सम्मान। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को फिर दिखाई ताकत, फिर से उद्धव की पार्टी में बड़ी सेंध मारी, क्या अब मातोश्री तक सिमट जाएगी शिवसेना यूबीटी। अजीत पवार ने अपने मंत्री धनंजय मुंडे से झाड़ा पल्ला, बोले मेरा कोई लेना देना नहीं, धनंजय मुंडे की कुर्सी पर मंडराया खतरा। नए नारे पर कांग्रेस का भरोसा अटूट, गुटबाजी के बीच लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहराने का लिया प्रण। और खबरों में सबसे पहले बात निकाय चुनावों की। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर निकाय चुनाव सहित कई नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों और लोगों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर निराश किया। लोकल चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुए विवाद की वजह से करीब 5 सालों से निकाय चुनाव नहीं हो सके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और मामला 25 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई के लिए ही 25 फरवरी को सुनवाई करेगी। अब 92 नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला 25 फरवरी को हो सकता है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में नहीं होने की वजह से मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर सहित कई नगर निगमों और जिला परिषदों और पंचायत कमेटियों में आयुक्त प्रशासक के तौर पर करीब 3 से 4 सालों से प्रशासन चला रहे हैं। लोकल निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने से आम जनता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ सियासी लोग प्रशासकीय अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उम्मीद थी कि 92 लोकल बॉडी में ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं, इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मामले में फैसला नहीं हो सका। पहले उम्मीद थी कि मंगलवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और कोटेश्वर सिंह की अदालत में सुनवाई होगी और फैसला आ जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त पालोदकर ने कहा कि किसी भी पक्ष के बीच कोई मतभेद नहीं है। पालोदकर ने बाद में बताया कि सुनवाई के दौरान हमने अदालत में पंजाब मामले का उदाहरण भी दिया। दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन कोर्ट के पास ज्यादा वक्त नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई और इस मामले में पहले 5 फरवरी को सुनवाई की बात कही गई, लेकिन उस दिन दिल्ली में चुनाव होने की वजह से सुनवाई अब 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। और खबरों में अब बात वक्फ पर उद्धव के स्टैंड की। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित बिल को बहुमत से मंजूरी दे दी है। सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए 29 जनवरी तक का वक्त दिया गया। विपक्ष में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने भी बिल पर असहमति जताई है, यानी उद्धव की पार्टी भी वक्फ बिल के खिलाफ है। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने कहा, मैंने डिसेंट नोट दी है। पहले तो बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। ये बिल इन्होंने राजनीतिक विचारों से लाया है, न्याय के न्याय के लिए लाया गया है। इस बिल में संविधान का ही सम्मान नहीं है। जब आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होगा, तो हमारे हिंदुओं के जो मंदिर है उससे मुझे डर लग रहा है कि हिंदुओं के मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें किसी गैर हिंदुओं के रहने की अनुमति नहीं है। फिर वो हिंदुओं की व्यवस्थाओं के लिए वो मांग करेंगे। संघीय ढांचा खत्म किया जा रहा है, बोर्ड नॉमिनेट करेंगे, पहले चुनकर आते थे। आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेट करने में क्या होगा। देश की एकता और अखंडता पर चोट है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल वक्फ बिल को 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप सकते हैं। कमेटी ने 27 जनवरी को ही एक बैठक में
बीजेपी के सदस्यों की तरफ से सभी बदलावों को मंजूरी दी थी और विपक्ष के बदलावों को खारिज कर दिया था। लेकिन जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड रखा है और इसके खिलाफ बयान दिया है, उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फिर अपने राजनीतिक विरोधी उद्धव ठाकरे को झटका देने की तैयारी कर चुके हैं। शिंदे गुट ठाकरे के गढ़ मुंबई नगर निगम पर अपना झंडा गाड़ने की तैयारी में है। करीब 3 साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी और पार्टी को दो फाड़कर उस पर कब्जा कर लिया। विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और मजबूत होकर उभरे। दूसरी तरफ उद्धव का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। शिंदे की विधानसभा में जोरदार वापसी हुई। अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को गंभीर घाव देने की तैयारी में हैं। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने दम पर ठाणे में अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने करीब पूरी पार्टी को अपनी ओर खींच लिया है। अब एकनाथ शिंदे ने अपना रुख उद्धव ठाकरे के गढ़ माने जाने वाले मुंबई की तरफ कर लिया है। एकनाथ शिंदे ने चुपचाप मुंबई से भी ठाकरे को बाहर करने के लिए अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। शिंदे के साथ साथ यशवंत जाधव, परमेश्वर कदम, शीतल महात्रे, सुवर्णा करंजे, दिलीप लांडे जैसे कद्दावर नेता शिंदे गुट में आ चुके हैं। इसके बाद अब फायर ब्रांड कहे जाने वाले पूर्व नगर सेवक राजुल पटेल ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का झंडा थाम लिया है। मुंबई में ठाकरे गुट में बगावत भी देखने को मिल रही है। ठाकरे के एक एक करीबी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब तक करीब 37 नगर सेवक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उद्धव की सेना के सामने मुंबई का गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। राजुल पटेल का दल बदल ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। 2017 के मुंबई नगर निगम चुनाव में एकजुट शिवसेना के 84 पार्षद चुने गए थे, जिनमें से 47 पार्षद अब ठाकरे के साथ हैं। इसलिए अब मुंबई नगर निगम चुनाव की घोषणा होने तक ठाकरे को और झटके लगने वाले हैं। एकजुट शिवसेना के करीब आधे पार्षद एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं। ठाकरे अपनी पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों की जगह दूसरे उम्मीदवारों की खोजने की जो चुनौती है उसका सामना कर रहे हैं। आने वाले नगर निगम चुनावों में ठाकरे ने पार्टी निर्माण तो शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण है कि पूर्व नगर सेवक शिंदे के साथ चले गए और ऐसे में ठाकरे गुट के सामने ये चुनौती है कि वो इनकी जगह किसे चुनावी मैदान में उतारे। और खबरों में अब बात धनंजय मुंडे की। बीट के मसाजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की कुर्सी खतरे में है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंडे के भविष्य को लेकर कड़ा फैसला ले सकते हैं। मुंडे डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट से हैं, इसलिए उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामियाने ने मुंडे के खिलाफ अजीत को कई अहम सबूत जो हैं दस्तावेज सौंपे हैं और विवादित मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है कि वो मुंडे का इस्तीफा लेंगे। वहीं अपना मंत्री पद बचाने के लिए मुंडे भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि उन्होंने एक बार फिर अपने पक्ष से सीएम को भी इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, अंजलि दमानिया ने मुझे कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। मैंने कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा की है। मैं इन दस्तावेजों का निरीक्षण कर रहा हूं। उसके साथ सरपंच हत्याकांड में 3 जांच चल रही है। इसमें सीआईडी और एसआईटी की जांच भी शामिल है। संतोष देशमुख मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी विधायक सुरेश धस ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुंडे का इस्तीफा मुख्यमंत्री फडणवीस को नहीं बल्कि अजीत पवार को लेना चाहिए, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं महागठबंधन यानी महायुति सरकार में बीजेपी के साथ हूं, इसलिए मैं बीजेपी के सीनियर नेताओं से चर्चा कर रहा हूं। उनसे चर्चा के बाद हम महायुति सरकार को आगे बढ़ाने के लिए फैसला ले रहे हैं। यानी धनंजय मुंडे का इस्तीफा तय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले पर क्या बड़ा कदम उठाते हैं। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस के नए नारे की। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब जिले के ग्रामीण भागों में घर घर तक पहुंचने के लिए एक नारे के साथ मैदान में उतरी है। पूर्व मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर एक रणनीति बनाई गई है। केदार ने कहा है कि मऊ में विरोधी पक्ष के नेता यानी राहुल गांधी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा दिया है।
उनके मुताबिक ये नारा अब गांव-गांव में घर घर तक पहुंचाने का अभियान कांग्रेस चलाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और पूर्व जितने भी यहां पर सदस्य हैं, लोकल बॉडी से जुड़े जो सदस्य रहे हैं उन्हें भी तैयारी करने को कहा है। सांसद श्याम बर्वे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में हम उस तरह का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए। इससे निराश होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनावों में लोकसभा की जीत दोहराएंगे और इसी संकल्प के साथ सभी काम में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव में बगावत के चलते जिला अध्यक्ष राजेंद्र मुल्कर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बैठक में वो मौजूद रहे और उन्होंने भी यहां पर मार्गदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ उनके निलंबन के बाद जिले के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में बाबा अष्टकर्ण की नियुक्ति भी की गई थी। हैरानगी की बात यह रही कि सुनील केदार के नेतृत्व में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी भी अष्टकर्ण को नहीं दी गई थी। उन्होंने कोर्णाली में इस पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिस पर उपाध्यक्ष विलास कडू और महासचिव किशोर मिरे, सतीश चौहान, ओम सोमनकर, राष्ट्रपाल पाटिल, धनंजय ठोसर, निखिल रेवतकर, अकबर खान पठान जैसे लोगों ने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस पर सवाल उठाया। एक दिन जिला कांग्रेस कमेटी की दो बैठकों के चलते फिर गुटबाजी भी सामने आ गई। मुल्क की बैठक में शामिल होने को लेकर कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और इसको लेकर सांसद बर्वे ने कहा कि मुल्क शुरू से ही कांग्रेसी हैं। उनका निलंबन रद्द होने के सवाल पर कहा कि आला कमान से चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं नाना पटोले को लेकर भी पार्टी के अंदर कई गुट आमने सामने आ चुके हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति नाजुक नजर आ रही है। एक तरफ तो कांग्रेस निकाय चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है, जिससे महाराष्ट्र कांग्रेस की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब चाहे कांग्रेस कितने भी नारों के साथ मैदान में उतरने की दावे करे, लेकिन जब तक कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी खत्म नहीं होती तब तक कांग्रेस को कोई कामयाबी मिले कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।